नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। आज हम एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्स के बारे में जो गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी हैं। तो चलिए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। और एक बात है इंडस्ट्री में, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में चर्चाएं हैं कि उनके सरल स्वभाव से हर कोई प्रेरित हो जाते हैं, हर कोई उनके दीवाने हो जाते हैं। तो आप लोग मिलना चाहते हैं, मुझे पता है। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं अविनाश सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस समकालीन दस्तक में। जोहार। मैं समकालीन दस्तक के पूरे टीम का, देवपूजन ठाकुर जी का, हमारे कैमरामैन सोनू जी का और आप सभी दर्शकों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मुझे आज इस मंच में, इस समकालीन दस्तक के मंच में आके अपने विचारों का रखने का ही सुअवसर प्रदान किया आपने। मैं आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारे जो दर्शक हैं जो इस शो को देखते हैं वो आपका जो परिचय है जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम अविनाश बाड़ा है। संक्षिप्त परिचय में अविनाश बाड़ा, और मैं वर्तमान में शिक्षक के पद में कार्यरत हूँ। शिक्षा के साथ में मैंने कला संस्कृति के क्षेत्र में कई ऐसे काम किए हैं और अभी भी कला और संस्कृति के साथ, साहित्य के साथ जुड़ के और व्यवसाय के साथ जुड़ के मैं झारखंड में युवाओं के बीच में और पूरे झारखंड के आवाम जनता के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि आप एक गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं और गायक भी हैं और साथ ही साथ बहुत सारे हुनर के आप प्रतिभाओं के साथ लैस हैं, भरे हुए हैं। तो इतना सब कैसे कर लेते हैं? क्योंकि समय, मैंने देखा है लोगों को कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है और लोग एक ही काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। लेकिन आप इतने काम को करने के बाद भी आज हमारे को टाइम दे पा रहे हैं, तो ये सब कैसे कर लेते हैं सर? बहुत बढ़िया सवाल। वो कहते हैं ना, काम ना करने के लाख बहाने, और यदि आप काम करना चाहते हैं तो हर बहाने एक और आपका लक्ष्य एक और। शुरू से ही मैं इस चीज़ को अनुभव किया हूँ कि हमारे झारखंड में ख़ास तौर पे, चूँकि हम झारखंड के हैं और हमारे अधिकतम दर्शक झारखंड से और झारखंड के पड़ोसी राज्य खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दर्शक ज़्यादातर समकालीन दस्तक के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, ये जैसे जी कि देवपूजन ने मेरे सामने सवाल रखा कि समय को कैसे आप मैनेज करते हैं या किस तरह से आप इसमें एंजॉय करते हो। तो प्रिय मेरे दर्शक साथियों, काम को मैं आज तक, जो मेरा अनुभव रहा है, अपने अनुभव के आधार पर मैंने काम को काम के नज़रिए से नहीं देखा। मैं जो भी काम मेरा रहता है उन सभी कामों को मैं एंजॉय करता हूँ। और जब काम को काम के नज़रिए से जब आप नहीं देखेंगे, उसमें जब आप इंजॉयमेंट ढूंढेंगे, उसमें आप जब खुशी ढूंढेंगे, उसमें जब आप अपनापन ढूंढेंगे, तो आपको कोई भी काम भारी नहीं है। आप हर काम को बहुत ही बाखूबी, बहुत ही सरलता से और आप करते चले जाएंगे और वो होता चला जाएगा। लोग जुड़ते चले जाएंगे और कारवां बनता चला जाएगा। बस यही मेरे साथ में हुआ। मैंने काम स्टार्ट किया, 1 से 2 बढ़े, कनेक्ट हुए, तीसरा काम आया। मैंने कभी ना कहने नहीं सीखा आज तक। एक बहुत अच्छा मेरे साथ जुड़ा रहा कि कभी मेरे लाइफ में या मेरे डिक्शनरी में कहा जाए, ना शब्द का स्थान नहीं रहता है। मतलब इंग्लिश में एक बहुत प्यारा सा लाइन है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वो चीज़ शायद चरितार्थ यदि अगर हमारे जीवन में हम कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं, मतलब कुछ भी असंभव नहीं, आप करते जाओ। संगीत का क्षेत्र, मुझे याद है, मैं संगीत के क्षेत्र में जो मेरा रुझान हुआ है, जो मेरे अंदर रुचि आई है, 1990 के दशक रहा और उस समय मैं हाई स्कूल में था।
और तब मैं कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम जो स्कूल स्तर पर होते थे, उन कार्यक्रमों में मेरे कुछ सीनियर्स थे, उनको मैंने गाते देखा था। या कभी, चूँकि मेरा जन्म और मेरी परवरिश बिल्कुल गांव में हुई है, सुदूर गांव में, शहरों से काफ़ी दूर, तो जो अन्य म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कोई ऐसा बैंड रहा या ऑर्केस्ट्रा, उन सब चीज़ों के साथ छूते रहे। एक ऐसा गांव, सुदूर गांव, जहां आज भी इन तरह की चीज़ों की मतलब अभाव है वहाँ पर में। लेकिन भी संगीत के प्रति अगर रुचि कहा जाए तो कहीं ना कहीं मैं गांव में था, गांव के बुजुर्गों को गाते देख के, गांव के जो वृद्ध महिलाएं थी जो अलग अलग अवसरों पर गाती थी, जैसे मृत्यु में, जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, और जो भी सामाजिक जो गतिविधियां हैं, उन सामाजिक गतिविधि के अवसर पर जब वो गीतों को गाती थी। और तब फिर वहाँ से जब मैं हाई स्कूल आया तो मंच में अपने सीनियर्स को परफॉर्म करते देखा, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो बीज कहते हैं ना, वो बीज का जो पहला जो अंकुरित होने वाला जो समय था, वहाँ पर मैं फिर मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं जब कॉलेज आया, और ईश्वर की कृपा से मेरा जो एडमिशन हुआ सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हुआ। और जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज में मैं पहली बार, लाइफ में पहली बार मैंने गिटार देखा था। ठीक है, और ये मैं आपको बतला रहा हूँ 1995 की बात। ठीक है, 1995 में मैंने पहली बार गिटार देखा था। उससे पहले देखा था फोटो में, टीवी स्क्रीन में, लेकिन साक्षात रूप से गिटार जो है वो मैंने कॉलेज में आके देखा। एक हजारीबाग के भैया थे, विपिन नाम था उनका, मुझे याद है, हॉस्टल में रहते थे हमारे सीनियर। तो उनको बजाते देख के ना मैं स्तब्ध रह गया, देखता ही रह गया। क्या मधुर क्या बजाने के स्टाइल, उनका बॉडी मूवमेंट, उनका फिंगर स्टाइल, तो वो सब मुझे ना बहुत प्रेरित किया। अब मुझे उस बार लगा कि उस समय लगा पहली बार कि मैं कहाँ कितने गांव से हूँ, और शायद ये सब कुछ ना हमारे लिए नहीं बना है। इस टाइप का एक बार अनुभव हुआ। और शायद मेरे जैसे बहुत सारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं, आज इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे भाई बहन लोग भी होंगे, सुदूर गांव के होंगे। हो सकता है आज आपके पास भी इन चीज़ों का अभाव होगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। वो मेरा सीढ़ी रहा। पहली बार मैंने गिटार देखा और उसके बाद रुचि बढ़ी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। सर, जैसे आज आप यहाँ पहुँचे हैं, आज जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, आप बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं जो आपके अंदर हैं, तो ये इतनी आसानी से तो आई नहीं है। इसमें बहुत सारा संघर्ष है, बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा कड़वाहट है। तो कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा? जी देवपूजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। संघर्ष के विषय में आपने कहा, विश्व में आज तक जितने भी सफल व्यक्ति जो हुए हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है, और वो संघर्षशील जीवन जी करके अपनी बुलंदियों को छुए हैं। मैं कैसे अछूता रहा, मेरे साथ भी होना ही था, वो हुआ ही। अगर संगीत के क्षेत्र की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में भी, व्यवसाय के क्षेत्र की बात करें तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र, मैंने साहित्य के रूप में भी काम किए हैं। कई सारे मैंने कविताएं लिखी, मैंने किताब भी लिखा है। तो किताबों के संदर्भ में भी मैं कई सारी संघर्ष किया है। मैं उन सारी चीज़ों को अगर कभी समय मिलेगा तो बतलाऊंगा, या फिर अगर आज समय मिला तो मैं बतला पाऊंगा। मुझे याद है कि जब मैं म्यूज़िक के क्षेत्र में मैं आगे जब बढ़ रहा था, सबसे बड़ी समस्या थी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। मैं आपको पहले ही बतला चुका कि मैं चूँकि सुदूर गांव का था। अब गांव के होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर ना इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। शहरी माहौल अलग, गांव का माहौल अलग। अब गांव का एक लड़का शहर के जैसे माहौल में जाके अपनी बातों को किस तरह रख पाएगा? क्योंकि जब मुझे याद है वो ज़माना था, प्रोड्यूसर्स जो होते थे उनका एक बहुत बड़ा लेवल होता था, उनको एक बहुत रेस्पेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट था। तो प्रोड्यूसर के सामने आप जाके अपनी बातों को रखना, ये तब ज़्यादा अच्छा होता है जब आप पूरी तरह से ट्रेंड हो।
मेरे साथ एक समस्या थी कि मैं पूरा फुल्ली ट्रेंड नहीं था, लेकिन अंदर में जज्बा था कि करना है। तो मुझे याद है एक नाम मोहन, जो कि किरण ऑडियो के प्रोड्यूसर थे, मालिक थे। मैंने एक बार उनको कांटेक्ट किया और उनके सामने जाकर उनके साथ बातचीत की। कहा कि मेरे पास कुछ लिरिक्स हैं, मैं कुछ म्यूज़िक वीडियो के, सॉरी उसमें वीडियो तो नहीं था, ऑडियो। मैंने म्यूज़िक एल्बम के विषय में उनके साथ बातचीत की कि म्यूज़िक ऑडियो एल्बम बनाने के विषय में। कुछ ध्यान नहीं दिया और मुझे उस समय लगा कि अविनाश तेरा सफ़र यहीं तक का है, तुम जो जान गए बस यही है। और उसके बाद में कई ऐसे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे, जिनका पहुंच था हाई लेवल तक, वहाँ तक पहुँचाने की बात तो सभी करते थे लेकिन लेते नहीं थे। एक बार मुझे याद है कि कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम में हमारे आज म्यूज़िक इंडस्ट्री के अच्छे जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। मुझे भी मन था कि मैं उनके साथ मिलूं, उनसे बातचीत करूं। एक अंदर में था कि कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने से शायद मेरे लिए आने वाले समय में मौका मिल सकता है। लेकिन उस समय में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा, मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रहा, वो लोग कभी अंदर से मुझे प्रेरित नहीं किए कि हाँ अविनाश तुम कर सकते हो, तुम जाओ। हमेशा अभी मेरे सभी अच्छे मित्र हैं, मैं उनके विषय में बुरा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब आपको कोई अगर नकारात्मकता चीज़ या नकारात्मक चीज़ दिख भी रहा है तो वहाँ पॉजिटिव चीज़ को ढूंढो। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि लोग नेगेटिव बोले, लोग मेरे अंदर कमियों को ढूंढे, लेकिन उन कमियों में ना मैं हमेशा अपना बेहतर चीज़ को तलाश रहा था। और फिर मेरा कांटेक्ट, मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से किरण ऑडियो को ही। मुझे पहला जो टेक मिला, पहला जो मुझे मौका मिला, किरण ऑडियो से ही मुझे पहला ऑफ़र आया कि हाँ हम अपने आपके जो सॉन्ग्स हैं उनको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। और किरण ऑडियो के जो ओनर थे मोहन जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया और मेरा पहला एल्बम 1995 में बना पाया। अच्छा, वो एल्बम का बोल अगर याद हो तो? वो नागपुरी गाना था, कॉलेज डहर एल्बम का नाम था। अच्छा। और उसका एक सॉन्ग था, बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन अब तो उसके रील्स भी नहीं है और उस समय का जो ऑडियो है वो भी अवेलेबल नहीं है। कुछ गाने हैं, उनमें से एक दो गाना जो मुझे याद है, आज भी मैं कभी कभी गुनगुनाता हूँ। मेरे पीछे हजारों लड़के, किससे मैं प्यार करूँगा, सबको रिजेक्ट कर तुमको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है ना? तो इसी का जो वर्जन था कुछ इस तरह से, हल्का एक लाइन गुनगुना से तो, मेरे पीछे हजारों लड़की, किससे मैं प्यार करूँगा, सबको रिजेक्ट कर तुमको सेलेक्ट करूँगा। ये था इस तरह से। और भी कुछ गीत हैं, लाइक जैसे रॉक गार्डन पर, उस पर एक गीत बना था कि वुड यू लाइक डार्लिंग कम इन रॉक गार्डन, आई एम वेटिंग बड़ी जोरे। 5 लैंग्वेज का एक रिमिक्स टाइप से मिक्सचर वाला गाना। तो उस ज़माने के हिसाब से, उस समय के हिसाब से उसमें इंग्लिश वर्ड भी था, हिंदी के शब्द भी थे, नागपुरी भी था और कुड़ुख भी था और मुंडारी। 5 लैंग्वेज को जोड़ के एक रिमिक्स टाइप से बनाया हुआ था। तो इस तरह से करते एक सफ़र हम लोग शुरू किए और जुड़ता चला गया, कारवां बनता चला गया। लेकिन एक चीज़, मैं नागपुर इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं जो सीनियर हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं जो मेरे लिए गुरुतुल्य रहे, जिनके साथ भी मैं कांटेक्ट में रहा, जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे सबका सहयोग मिला। इसलिए मैं पूरे नागपुर इंडस्ट्री के सभी जितने भी जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे बहुत सारे जूनियर भाई बहन लोग भी हैं जिनका सहयोग मिला है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छा मौका मिला कि मैं अपना आभार व्यक्त भी कर सकूं उनके लिए। जी धन्यवाद। एक चीज़ है कि जब आप बोल रहे थे और जब आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ये सबके साथ होता है। इससे लोगों को सीख लेना चाहिए कि जब दुनिया ना कहे
तब आपको उसी समय हाँ कहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता बनते जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर मैं कहना चाह रहे हैं कि असफलता में सफलता की कुंजी छुपी हुई है। बस हमें कुंजी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ ऐसे ही रहा है। और सर जैसे कि आप एक शिक्षक हैं जी, आप मेरे भी शिक्षक रहे हैं और अभी भी मेरे शिक्षक हैं। कभी कभी आप मुझे भी मोटिवेट करते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, ये शो को पहली बार देख रहे हैं कि अविनाश सर के साथ देवपूजन ठाकुर का क्या कनेक्शन है। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, सेंट जॉन्स हाई स्कूल नवाटाड़, तो वहाँ के मेरे सर, मेरे शिक्षक बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं। तो सर आप एक शिक्षक होने के नाते जो आपके विद्यार्थी हैं, जो आज के जनरेशन है, उनके करियर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा देवपूजन जी। मैं अपने करियर के शुरुआती समय में अलग अलग एनजीओ के साथ कनेक्टेड रहा और अलग अलग एनजीओ के साथ काम करने के लिए मौका मिला। मैं समारिटन पर्स के साथ में और कुछ अलग एनजीओ, उनके साथ भी मैंने काम किए हैं। उनके विषय में कभी मौका मिला तो एक अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अलग अलग स्थानों में काम करने के बावजूद मुझे अंदर से जो सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ थी ना, वो नहीं मिल रही थी। कारण था कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ज्वाला थी कि मैं झारखंड का लाल हूँ, झारखंड का बच्चा हूँ, झारखंड का बेटा हूँ। तो झारखंड के लिए कुछ करना था। मैं किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में रहता तो शायद मैं झारखंड में ना रहता, बाहर रहता। तो इतने कनेक्ट होके झारखंड के युवाओं के बीच में मैं काम नहीं कर पाता। इसी सोच के साथ मैं सब चीज़ को छोड़ा और अपना पढ़ाई को फोकस किया कि नहीं, अब मुझे बीएड करना चाहिए। क्योंकि बीएड करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं इतना तय था कि मैं एजुकेशन में, शिक्षा में झारखंड के इर्द गिर्द कहीं या फिर झारखंड में रहूँगा, जिससे कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो यूथ्स के साथ ज़्यादा हो सकते थे। क्योंकि मेरा शुरू से एक अंदर से रुचि और एक लगाव भी था कि यूथ के बीच में काम करना है। तो बीएड कंप्लीट किए। बीएड कंप्लीट करने के बाद में मैंने एमफिल की पढ़ाई की और एमफिल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। एमफिल कंप्लीट होने के तुरंत बाद मेरा सेंट जॉन्स हाई स्कूल नवाटाड़ में गवर्नमेंट पोस्ट में मेरा नियुक्ति हो गया। नियुक्ति होना ये मेरे लिए किसी भी सपने से, मतलब किसी सपने के साकार होने से कम नहीं था। यहाँ दो चीज़ पूरा हो रहा था। पहला कि मेरे लिए एक रोजगार का जो क्षेत्र था वो एक फिक्स हो चुका था। दूसरा, ये वो स्थान था जहाँ मैं अनवरत लगातार अपने युवा दोस्तों के साथ, अपने विद्यार्थियों के रूप में मिलते रहूँगा। इसी क्रेडी में आपसे भी मुलाकात हुई ठीक है ना। तो मेरा जो मन था, मेरा जो सपना था, हमारे खास करके जिन क्षेत्र में स्कूल है, सेंट जॉन्स हाई स्कूल नवाटाड़, जहाँ मेरा पोस्टिंग है, स्कूल के इर्द गिर्द गाँव के जो माहौल हैं उन माहौल से मैं परिचित था। किस प्रकार वहाँ के यूथ का जो मेंटालिटी है एजुकेशन, शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति या स्वरोजगार के विषय में उनकी रुचि क्या है, उनका सोच क्या है, उन चीज़ों को मैं जानता था। तो मुझे लगा कि ये जो क्षेत्र है ये परफेक्ट है। यहाँ रह के मैं इन युवाओं के बीच में काम कर सकता हूँ, उनको मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं आज भी क्लास में जाता हूँ, अटेंडेंस के बाद 5 मिनट जो मेरा सब्जेक्ट्स है उससे हट के मैं लाइफ स्टडी करता हूँ। पहले 5 मिनट मेरा डेली है। ये जब भी मौका मिलता है, जो मेरे यंगस्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, ठीक है, जो आने वाले समय में देश के कर्णधार होंगे, उनके बीच में बातचीत करता हूँ कि लाइफ क्या है, क्या हम कितनी इस ज़िंदगी को सरल देखते हैं, क्या ये वास्तव में सरल है, या अल्फ़ा बीटा थीटा के अलावा ज़िंदगी कुछ और भी है। और तब मैं वहाँ पर भी चीज़ों को देखा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच कई सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याएं। इस बात को जोड़ रहा हूँ कि कई सारे जो परिवार के बच्चे जो आते हैं वो उन घरों में एजुकेशन का ज़्यादा वैल्यू मिलता नहीं है। उनके मम्मी पापा कभी
पढ़ने के विषय में उनको प्रेरित करते नहीं हैं। मतलब उनके लिए एक सपना या एक लक्ष्य घर से तैयार नहीं होता है। वो स्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि उनको भेजा जाता है, स्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, वो एक मेंटालिटी। लेकिन जब मैं वहाँ पर मैं काम करने लगा तो मैं बच्चों को ना एक लक्ष्य देने लगा कि देखो क्या चीज़ है कि जीवन में एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ो। एजुकेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक बेसिक एजुकेशन जिसमें हम क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक की हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें हम पास होते जाते हैं, मार्क्स के आधार पर हम लोग पास होते चले गए। जैसा कि सर आपने कहा कि अभी आपका जो सेशन चलता है जी। आपको जो पीरियड चलता है उसके ड्यूरेशन आप 5 मिनट लोगों को लाइफ सेशन देते हैं कि लाइफ क्या है जी। क्या करना चाहिए। ये जो लाइफ है वो मतलब सिर्फ खाने और पीने का ही नहीं है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उस स्कूल से निकलकर कुछ अलग अलग दुनिया में होंगे या अलग मुकाम में होंगे, या कुछ ऐसे हैं जो काम कर रहे होंगे किस क्षेत्रों में। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन हम सबको नहीं पहचान पाते, सबको नहीं जान पाते। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आप जानते हैं और जो हमेशा आपको याद आते हैं, जो आपके इर्द गिर्द बने रहते हैं। जी, बहुत अच्छा, आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स को याद दिला दिए। जैसे कि मैं स्कूल के बारे में आपको ऑलरेडी बतला चुका, हमारे दर्शकों को बतला चुका हूँ कि मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि स्कूल में रह के स्टूडेंट्स को प्रेरित करता था। तो कुछ नाम जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं अभी भी और जो अच्छा काम कर रहे हैं पूरे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कहा जाए कि जितने भी नागपुरी लवर क्षेत्र हैं, नागपुरी लविंग क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक बहुत ही कॉमन नाम आप लोग सुनने को मिला होगा, डीजे पवन। डीजे पवन मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है आज जब भी मैं सुनता हूँ डीजे पवन। वो मेरे स्कूल में रहे और कहा जाए कि स्टूडियो का जो सफ़र रहा वो मेरे साथ ही, मैं अपने साथ उसको स्टूडियो लाया और पहली बार वो मेरे साथ स्टूडियो देखा, प्रेरित हुआ और उसके बाद में फिर इसी को मतलब इस इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री को अपना करियर के रूप में लिया और अपना काम स्टार्ट किया। मुंबई में जाके डीजेइंग का कोर्स किया। वापस झारखंड आने के बाद में यहाँ पर मैं एक नया अध्याय की शुरुआत की और उसका नतीजा ये हुआ कि झारखंड का बच्चा बच्चा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे क्षेत्र में डीजे पवन आज एक जाना पहचाना नाम है, आज एक ब्रांड बन चुका है। तो एक नाम वो है जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। शरद कुमार नायर, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, आज सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम कर रहे हैं, एडी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और साथ साथ मुझे खुशी है वो रिसेंटली एक स्कूल भी ज्वाइन किए हैं, मनन विद्या में, वो एक शिक्षक के रूप में भी काम कर रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स रेलवे में हैं, अच्छे पद में कार्यरत हैं। मुझे उनमें से एक बच्चा जो मुझे हमेशा याद आता है जो पश्चिम बंगाल में है, सुभाष, वो बहुत अच्छे पद में है। बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग सरकारी पद में, जैसे स्वच्छता विभाग में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में है, आपका एसएससी के थ्रू बहुत सारे अलग अलग जो पद है वहाँ पर में है। मुझे नाम बतलाते हुए खुशी हो रही है, प्रियंका क्रिकेटा जो कि स्पेन में जो एथलीट में वो एथलीट्स है और स्पेन तक में, यूरोप में जाके अपना प्रतिभा है उसका प्रदर्शन कर चुकी है। रामदेव, बहुत अच्छा नाम मेरे स्टूडेंट्स का, मुझे बड़ी खुशी होती कि जब मैं सामने रहता था, पढ़ाता था, उसे मैं देखता था। चीन में बीजिंग ओलंपिक जब हुआ था, बीजिंग ओलंपिक में वो भारत का प्रतिनिधित्व करके गोल्ड मेडल लेके इंडिया के लिए एक अच्छा एक नाम मतलब झारखंड का और भारत का नाम रोशन किया। मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं ऐसे होनहार विद्यार्थियों का शिक्षक हूँ। मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं देवपूजन ठाकुर, ये मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इनका एक रजिस्टर्ड, पत्रकारिता के क्षेत्र में रजिस्टर्ड एक न्यूज़ चैनल है और चैनल का नाम जैसे मैं बतलाया था आप लोग को शुरू में ही,
क्या नाम बतला है? समकालीन दस्तक, समकालीन दस्तक। तो आप ये एग्जाम्पल है हमारे लिए कि सोचिए इतने बड़े न्यूज़ रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल के कहा जाए पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार या ऑनर कहा जाए, तो हमारे साथ में मेरे स्टूडेंट है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। कुछ और नाम है जिनमें सुखदेव बहुत अच्छे सिंगर हैं आज के दिन में, केशवर बहुत अच्छे वो सिंगर और राइटर हैं। तो म्यूज़िक के क्षेत्र में देखें या गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में देखें या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे स्थान पे मैं देख पाता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। नाम बहुत भी हैं और सारे बच्चों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे बच्चे जो इस समय देख रहे हैं अलग अलग स्थान में होंगे, मत गुस्सा कीजिएगा, अविनाश सर मेरा नाम नहीं बोले। आप सभी मेरे लिए प्रिय हो, मेरे सभी छात्र मेरे लिए प्रिय हैं। कुछ एक नाम जो इस घड़ी मुझे याद आया और इसलिए मैं उनका नाम ले पाया। जी सर, जैसे कि कभी कभी मैं आपका सोशल मीडिया चेक करता हूँ या अचानक पोस्ट आता है आपका, तो उसमें नीचे बैनर में लिखा होता है कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता। जी, तो मैंने जितने भी युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखा है, आने वाले समय में उनका कहीं ना कहीं नाता राजनीति से होने वाला होता है या वो राजनीति पर्पज से ही समाज में आते हैं। जी। तो क्या हम आपको आने वाले समय में राजनीति में देख पाएंगे? देखिए, आपका जो झुकाव है मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता, मेरी दृष्टि में सामाजिक कार्यकर्ता वो होता है जो समाज के लिए काम करता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, सामाजिक समस्या हो, उनके क्षेत्र में काम हो। मैं अपने आप को उस क्षेत्र में अपने आप को पाता हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने युवाओं के लिए कुछ पाऊँ, झारखंड के लिए कुछ कर सकूँ, झारखंड के शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ कर सकूं। और इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं अपने काम के द्वारा दूसरों को प्रेरणा दूं, मेरे युवा भाई बहनों को प्रेरणा दूं, मेरे छोटे भाई बहनों को प्रेरणा दूं, मेरे विद्यार्थियों को मैं प्रेरणा दूं, ताकि वो मुझसे सीखे और मैं उनको गाइड कर सकूं, ताकि वो एक नई दिशा को जा सके। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं वहीं पर पाता हूं, जो समाज की समस्या है उन समस्याओं को मैं सरकार तक पहुँचाने का भी प्रयास करता हूँ। कई बार धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरह की बातें होती है तो मैं उनमें हिस्सा लेता हूं और सामाजिक बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जी। तो सर, आप राजनीति में आने वाले हैं कि नहीं? आने वाले समय को कौन देखा है, अगर ईश्वर की मर्जी हुई और अगर आवाम का प्यार रहा तो मैंने जैसा आपको कहा है, आगे बढ़ना हमारा काम है। सर, आप इससे पहले आप बोले थे कि आप कोई भी चीज़ को नो नहीं बोलते। जी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। अगर सबका प्यार रहा तो मैं निश्चय ही आम जनता की सेवा करना पसंद करूंगा। अच्छा, तो सर जैसे कि बहुत काफ़ी बातें हो गई है जी, और हमारे दर्शक भी सोच रहे कि तभी से बैठे हुए हैं, शिक्षक की बात हो गई, संगीतकार की बात हो गई, एक गायक की बात अभी तक नहीं हुई है। और हमारे जो दर्शक बैठे हैं वो चाहेंगे कि अगर जब हम एक गायक के पास बैठते हैं तो सबको चाहिए कि वो गीत सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं आप अपने प्यारा सा गिटार को उठाएं और एक ऐसा गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं जिससे वो खुश हो जाए और उन्हें लगे कि हाँ, सच में हम एक ऐसे शख्स से मिले हैं जिनकी आवाज़ में सच में मधुरता है। क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू का शुरुआत में ही आपसे कहा कि आपके सरल स्वभाव से लोग प्रेरित रहते हैं। तो हमारे दर्शक अभी हमारे बीच में हमारे सर मुंड बना के बैठे हुए हैं कि वो ज़रूर आपको म्यूजिक सुनाएंगे। तो इस समय मैं अपने चैनल के गीतों को नहीं गाऊंगा, अपने चैनल के गीतों को कभी देव पूजन के साथ हम लोग अगली एपिसोड में मिलेंगे, उस समय मैं अपने चैनल के गीतों को हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। इस समय चूंकि हम लोग झारखंड से बात किए हैं, झारखंड की मिट्टी के बारे में बात की है, तो एक झारखंड का लोकप्रिय गीत वो झारखंड के हर एक बच्चा जानता है, हर एक जन इसमें एक खुशी पाते हैं। हम लोग उस गीत से आज हम लोग इसको गाते हैं मिलकर और आप सभी को जानते होंगे। बिहाने उठी धरी कोड़ी तो के सोचिला हर घड़ी, बिहाने उठी धरी कोड़ी तो के
के सोचिला हर घड़ी, जल्दी से आए जा, जल्दी से आए जा तो चाय के बगान, हरियारे चाय के बगान, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर, काले चल गेले चांदो, काले छोड़ देले संगी आसाम भूटान, हरियारे चाय के बगान। वाह वाह सर, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था सर। और ये सॉन्ग हम लोग भी गाते थे, बहुत ज़्यादा गाते थे, और बहुत चर्चित सॉन्ग है ये। हमारे झारखंड की बहुत सारी खूबसूरतियों को बताता है, प्रकृति के बारे में बताता है, यहाँ के पहाड़ों के बारे में बताता है, जो आज लोगों के द्वारा नष्ट कर दिए जा रहे हैं, उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं, आपने देखा कि कैसे हुनरबाज हमारे बीच में हैं, जो छुपे हुए रहते हैं, लेकिन हमारा काम है उनको आप लोगों के बीच में लाना और आप लोगों से मुलाकात कराना। तो दोस्तों, इसी तरह आप हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।